हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कंधे के चोटों के बारे में, स्पेशली रोटेटर कफ इंजरीज। मतलब जो कंधे में रस्सियां होती हैं उनके टूटने पे क्या होता है और हमें क्या करना चाहिए। मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, नई दिल्ली, इंडिया से। एज हम सब जानते हैं, कंधा जो है, मेन पार्ट ऑफ कंधा जो है वो एक बॉल और सॉकेट जॉइंट है। बॉल जो है वो हाथ के हड्डी से बनता है और सॉकेट जो है वो आपकी स्कैपुला से बनता है। नाउ हाथ को उठाने के लिए कई रस्सियों की जरूरत पड़ती है। ये रस्सियों को हम रोटेटर कफ टेंडन्स बोलते हैं। ये बेसिकली क्या है? कंधे को हिलाता है मांसपेशियां। मांसपेशियां जो है वो यहां से आती हैं और रस्सियों के द्वारा बॉल के ऊपर अटैच होती हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर हम बताएं तो कंधा एक कुएं की तरह है। कुएं में एक आदमी या औरत होती है जिसमें क्षमता होती है रस्सी को खींचने के लिए। एक रस्सी होती है पुली के साथ और एक बाल्टी होती है जो कुएं के अंदर होती है। बाल्टी आपका हाथ है, आदमी या औरत मांसपेशियां हैं और रस्सी ये रोटेटर कफ टेंडन्स है। रस्सी एक आदमी के हाथों की एक कंटिन्यूएशन है जिसके द्वारा वो बकेट को ऊपर खींचता है। अगर आदमी में, मतलब मांसपेशी में या रस्सी में या रोटेटर कफ टेंडन्स में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चोट लगे तो बाल्टी ऊपर नहीं आएगा। तो ये रोटेटर कफ टेंडन्स कैसे टूटती हैं? ये टूटती हैं यूजुअली दो मेन कारण के वजह से। एक होता है चोट। अगर आप स्पोर्ट्समैन हो, अगर आप कुछ गिर जाते हो या कोई चोट लग जाती है आपको, तो ये रोटेटर कफ टेंडन्स या रस्सियां टूट सकती हैं। अदर कारण है कि ये पुरानी हो जाए। जब आपकी उम्र बढ़ जाती है तब ये टेंडन्स जो है वो धीरे धीरे से घिसती हैं। इनमें इतनी क्षमता नहीं होती वजन उठाने के लिए। तो जब आपको छोटी मोटी चोट भी लग जाए, कुछ भारी बक्सा उठा रहे हो, उम्र ज्यादा है, टेंडन ऑलरेडी वीक है, तो वो अपने आप टूट सकती हैं, जिसको हम बोलते हैं डीजेनरेटिव टेयर। तो चोट के कारण टेयर होता है ट्रॉमेटिक टेयर और एज के कारण जो टेयर होता है उसको डीजेनरेटिव टेयर है। ट्रॉमेटिक टेयर में प्रोग्नोसिस बेटर होती है क्योंकि जैसे आदमी की उम्र कम है, जैसे चोट के कारण रस्सी टूटी है, उसमें हील होने की क्षमता बढ़िया होती है। डीजेनरेटिव टेयर जो एज के कारण टेयर होती है उसमें हील होने की क्षमता थोड़ी कम होती है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये हुआ है? सबसे कॉमन कारण है कोई छोटी मोटी या कोई बड़ी चोट कंधे पे गिरने के वजह से या कुछ उठाने के वजह से, जिसके बाद दर्द हुआ और जिसके बाद आप अपने कंधे को उठा नहीं पा रहे थे। दर्द थोड़े दिन तक रहता है पर दर्द चला जाता है, पर तब भी कंधा उठाने की क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये एक रोटेटर कफ टेयर हो सकता है। इंपॉर्टेंट है आप अपने डॉक्टर या शोल्डर स्पेशलिस्ट के पास जाइएगा। वो कहीं टेस्ट करेंगे क्लिनिक में। मैं यूजुअली अपने पेशेंट में खुद अल्ट्रासाउंड भी करता हूं देखने के लिए कि रस्सी की क्या हालत है, और कभी कभी एमआरआई की जरूरत पड़ती है जिससे हम परफेक्टली डायग्नोज कर सकते हैं कि यह रस्सी टूटा है कि नहीं। इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? हाउ डू यू ट्रीट दिस? नाउ कभी कभी जो रस्सियां टूटती हैं वो छोटी मोटी टेयर्स होती हैं, मतलब रस्सी पूरी तरीके से फटती नहीं है। फटने की वजह से थोड़े दिन तक दर्द रहती है पर तब भी रस्सी बरकरार है। जैसे आप कोई भी कुएं में जाओ, रस्सी को इस्तेमाल करते करते थोड़े थोड़े फाइबर्स तो टूटते हैं, पर रस्सी की जो इंटेग्रिटी है, मतलब रस्सी जो है अभी भी रस्सी है, उससे बाल्टी ऊपर आ सकता है। इनको हम बोलते हैं पार्शियल टेयर्स। इन टेयर्स में यूजुअली कुछ ना करने से या थोड़ा बहुत रिहैबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी करने से आपकी बॉडी काफी हद तक एडजस्ट हो जाती है। अगर रस्सी पूरी तरीके से फट गया हो तब उसको रिपेयर करना अनिवार्य है।
और ये होता है दूरबीन के द्वारा। हम इन रस्सियों में धागे पास करते हैं जो छोटे छोटे से प्लास्टिक या धागे से बने हुए पेच जो बॉल पे लगे होते हैं उनसे निकलते हैं। हम फिर ये धागों के द्वारा ये रस्सी को बॉल के ऊपर बांधते हैं दूरबीन के द्वारा। इसको हम बोलते हैं आर्थ्रोस्कोपिक रोटेटर कफ सर्जरी। नाउ ये रस्सी भी जो है, ये रस्सी एक ग्रुप ऑफ 3 रस्सी से बना हुआ है। जैसे आप बाल बनाते हो, लेडीज की बाल बनती है, ये एक नॉट बनता है ना, 2-3 स्ट्रैंड्स को आप इकट्ठे बांधते हो एक दूसरे के बीच में। वैसे ही कंधे में 3 रस्सियां होती हैं जो रोटेटर कफ को बनाती हैं। नाउ ये तीनों रस्सियों को अपने जगह पे बांधना पड़ता है अगर तीनों फटी हो। अगर एक ही फटी हो तो एक ही को बांधते हैं, 2 फटे हो तो 2 को बांध देते हैं। पर ज्यादातर ये ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा होती है, जो लेटेस्ट सर्जरी होती है इसको ट्रीट करने के लिए। ऑपरेशन के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं एक रोटेटर कफ सर्जरी में? जब भी आप कोई चीज रिपेयर करते हो उसको हीलिंग होना चाहिए। तो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक एक आर्म पाउच दिया जाता है जो एक स्लिंग की तरह है। तो आपका हाथ उसके अंदर होता है, आप अपने कलाई को, अपने एल्बो को मूव कर सकते हो, पर कंधे को ज्यादा उठा नहीं सकते। ये और भी डिपेंडेंट है कितना बड़ा टेयर है। यूजुअली जितना बड़ा टेयर है उतने ही ज्यादा परहेज होता है, पर ऑन एन एवरेज 2 से 3 हफ्ते एक आर्म पाउच में। 3 हफ्ते बाद हम आर्म पाउच निकाल देते हैं। पहले 2 हफ्ते जो है आप दूसरे हाथ से इस हाथ को उठाते हैं, जिसको हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन बोलते हैं। और तकरीबन 6 हफ्ते बाद, ऑपरेशन के बाद, आप अपने कंधे को अपने आप हिलाने की कोशिश कर सकते हो। याद रखिएगा, इस दौरान आपके मांसपेशियां वीक हो जाती हैं क्योंकि ये यूज नहीं है, तो इनको मजबूत करने के लिए टाइम लगता है जो एक्सरसाइज के द्वारा होती है। तकरीबन 4-6 हफ्ते बाद जो रिपेयरिंग हुई है वो स्टिकी हो जाती है, मतलब नॉर्मल मूवमेंट से ये हिलती नहीं है। इसीलिए हम अपने आप हिलाने की परमिशन जो है वो आपको 6 हफ्ते बाद यूजुअली दे देते हैं। मांसपेशियों को मजबूत होने के लिए तकरीबन और 6 हफ्ते लगते हैं। तो टोटली 3 मंथ्स बाद आप मोर और लेस नॉर्मल हो जाते हो। पर 6 हफ्ते बाद आप एक फ्री बर्ड हो, गाड़ी चला सकते हो, कंधे को हिला सकते हो। थोड़ा टाइम लग सकता है स्टिफनेस जाने के लिए और मांसपेशियों को मजबूत होने के लिए। इस ऑपरेशन में ज्यादा दर्द नहीं होता क्योंकि ये एक दूरबीन का ऑपरेशन है। छोटे छेदों के द्वारा पूरा ऑपरेशन होता है। Thank you so much for watching my channel and this video. I hope you enjoyed it. I hope all your doubts about rotator cuff injuries have been solved. If you like my video, please like and subscribe to my video and my channel. Thank you.